हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था ब्लड, जो बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्लड का जो पहला चैप्टर है ब्लड, वो हमने पढ़ा था। आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो हम आज पढ़ने वाले हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि 3 टाइप के प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं अपने ब्लड में। 3 टाइप के। पहला जो टाइप है उसको हम बोलते हैं सीरम एल्ब्यूमिन। दूसरा है सीरम ग्लोब्यूलिन और तीसरा है फिब्रिनोजन, ठीक है। तो इसमें समझने वाली बात क्या है कि ये इसमें मैंने एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फिब्रिनोजन, ये 3 प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, ठीक है। इसमें समझने वाली बात यह है कि मैंने सीरम एल्ब्यूमिन में लगाया है, सीरम ग्लोब्यूलिन में लगाया है, लेकिन मैंने फिब्रिनोजन में सीरम नहीं लगाया है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो सीरम होता है, ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि सीरम क्या होता है। सीरम होता है प्लाज्मा माइनस फिब्रिनोजन, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। तो सीरम क्या होता है, प्लाज्मा माइनस फिब्रिनोजन। तो यहाँ पे फिब्रिनोजन प्रेजेंट है, मतलब क्या एब्सेंट होने वाला है, क्या एब्सेंट होने वाला है, सीरम एब्सेंट होने वाला है यहाँ पे। तो क्यों, इसका जो रीजन है, फिब्रिनोजन में सीरम क्यों नहीं प्रेजेंट होता, क्योंकि क्या होता है कि जब ब्लड क्लॉट होता है, ड्यूरिंग ब्लड क्लॉट, जब ब्लड क्लॉट होता है अपना, उस टाइम पे क्या होता है, फिब्रिनोजन जो है वो काहे में कन्वर्ट हो जाता है, फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जब ब्लड क्लॉट होगा उस टाइम पे फिब्रिनोजन जो होता है अपने ब्लड में, वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जब ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस शुरू होती है, वो क्या होता है, फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए क्या होता है, फिब्रिनोजन में सीरम एब्सेंट होता है। क्या होता है, सीरम एब्सेंट होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा, इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, कितनी नॉर्मल वैल्यू प्लाज्मा प्रोटीन्स की क्या होती है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे क्या, नॉर्मल वैल्यूज देखेंगे आप, ठीक है। तो नॉर्मल वैल्यूज में सबसे पहले अपन क्या देखे थे, सीरम एल्ब्यूमिन। क्या देखा था, सीरम एल्ब्यूमिन। दूसरा देखा था सीरम ग्लोब्यूलिन। तीसरा क्या देखा था, फिब्रिनोजन, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे क्या क्या, इसमें हम देखेंगे क्या कि इसमें इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी है, ठीक है। और नॉर्मल वैल्यू के बाद इसमें इसकी मॉलिक्यूलर वेट क्या है, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट है। तो जो सीरम एल्ब्यूमिन होता है, जो सीरम एल्ब्यूमिन होता है, उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 4.7 ग्राम पर डेसीलीटर। ये जी पर डीएल मतलब क्या, ग्राम पर डेसीलीटर। ये प्रेजेंट होता है सीरम एल्ब्यूमिन। सीरम ग्लोब्यूलिन की क्या होती है, सीरम ग्लोब्यूलिन होती है 2.3 ग्राम पर डीएल, मतलब 2.3 ग्राम पर डेसीलीटर। फिब्रिनोजन की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, 0.3 ग्राम पर डेसीलीटर। कितनी होती है, 0.3 ग्राम पर डेसीलीटर। अब देखेंगे मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट, अब एक कॉन्सेप्ट बता दूं मैं आपको यहाँ पे, जो आपको समझने के हिसाब से अच्छा रहेगा। जिसकी जितनी नॉर्मल वैल्यू होती है ना, जिसकी जितनी नॉर्मल वैल्यू होती है, उसका मॉलिक्यूलर वेट उतना ही कम होता है। जिसकी जितनी ज्यादा नॉर्मल वैल्यू, उसका मॉलिक्यूलर वेट उतना कम। तो जो सीरम एल्ब्यूमिन है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 69,000। कितना है, 69,000 है। और जो सीरम ग्लोब्यूलिन है उसका कितना है, 1,56,000। 1,56,000। तो देख रहे हैं, नॉर्मल वैल्यू ज्यादा तो मॉलिक्यूलर वेट कम, और मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा तो नॉर्मल वैल्यू कम, ठीक है। फिब्रिनोजन की क्या होगी फिर, सबसे ज्यादा 4 लाख, 4 लाख, ठीक है। फिब्रिनोजन की नॉर्मल वैल्यू 0.3 सबसे कम है, तो उसकी मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा है।
ये अपने को याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या हो गया, टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, तो टोटल प्लाज्मा प्रोटीन की वैल्यू कोई पूछे टोटल, तो वो कितना हो जाता है 7 3 10 और 0.3, तो कितना हो गया 7.3 ग्राम पर डेसीलीटर। 7.3 ग्राम पर डेसीलीटर टोटल वैल्यू होती है किसकी, प्लाज्मा प्रोटीन की। ठीक है, ये अब देखते हैं आगे क्या कि एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन का रेशियो क्या होता है। ये जो एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन पढ़ा अपन ने, उसका रेशियो कितना होता है अपने बॉडी में, अगर कितना एल्ब्यूमिन है तो कितना ग्लोब्यूलिन है। तो जो एजी रेशियो होता है ना, एजी रेशियो वो होता है 2:1। कितना होता है 2:1, मतलब 2 एल्ब्यूमिन अगर अपने बॉडी में प्रेजेंट है तो कितना ग्लोब्यूलिन प्रेजेंट होगा, 1। एजी रेशियो अगर देखेंगे एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन रेशियो, तो ए है अगर 2 तो ग्लोब्यूलिन 1, मतलब ग्लोब्यूलिन का डबल होता है एल्ब्यूमिन अपने बॉडी में। ये कॉन्सेप्ट बिठा के रखना है अपने दिमाग में। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं क्या, प्रॉपर्टीज क्या क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज क्या क्या है, प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो जो पहला प्रॉपर्टीज है, पहला प्रॉपर्टीज वो है इसका क्या, मॉलिक्यूलर वेट। क्या है, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो मैं आपको बता चुका हूं कि जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, जिसकी जितनी ज्यादा नॉर्मल वैल्यू होती है उसकी मॉलिक्यूलर वेट उतनी कम होगी, और जितनी ज्यादा नॉर्मल वैल्यू उतनी कम मॉलिक्यूलर वेट होती है। ठीक है, और दूसरा होता है ऑनकोटिक प्रेशर, ऑनकोटिक प्रेशर, या इसी को ऑस्मोटिक प्रेशर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर भी बोलते हैं। तो जो एल्ब्यूमिन है, क्या है एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन रिस्पॉन्सिबल होता है अपने ब्लड के ऑनकोटिक प्रेशर, मतलब ओपी, ऑनकोटिक प्रेशर में को जनरेट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, एल्ब्यूमिन रिस्पॉन्सिबल होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ऑनकोटिक प्रेशर कौन मेंटेन करता है, एल्ब्यूमिन करता है, ऑनकोटिक प्रेशर को जनरेट करता है। ठीक है, उसके बाद कितना करता है, अब ये पूछेंगे, तो एल्ब्यूमिन अपने ब्लड में 25 mm ऑफ Hg, 25 mm Hg जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है एल्ब्यूमिन ऑनकोटिक प्रेशर ब्लड पे। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। उसके बाद मैं बताता हूं आपको कि तीसरी प्रॉपर्टीज है इसकी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है, उसका कितना था 1.026 नॉर्मल वैल्यू थी। आपको याद होगा कि 1.022 टू 1.026 मैंने बताया था पिछले लेक्चर में। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी हो गई, 1.026 हो गई इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बफर एक्शन। चौथी प्रॉपर्टीज इसकी क्या है, बफर एक्शन। तो बफर एक्शन क्या होता है, डेफिनेशन कोई पूछे कि बफर एक्शन होता क्या है, तो बफर एक्शन होता है एक्सेप्टेंस। क्या होता है, एक्सेप्टेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड बफर एक्शन। एक्सेप्टेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड क्या, बफर एक्शन कहलाता है। ठीक है, तो ब्लड में जो बफर एक्शन होता है ना, वो 1/6 जो बफर एक्शन होता है जो हीमोग्लोबिन करता है, हीमोग्लोबिन अपने बफर एक्शन का काम करता है अपने ब्लड में। तो वो कितना बफर एक्शन करता है, 1/6 टोटल ब्लड का कितना करता है, 1/6 करता है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कि फंक्शंस क्या क्या हैं, प्लाज्मा प्रोटीन के फंक्शंस क्या क्या हैं। तो मैं आपको समझाने के लिए बताता हूं कि जैसे सबसे पहला मैकेनिज्म क्या है प्लाज्मा प्रोटीन का, रोल इन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, रोल इन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। कोएगुलेशन मतलब ब्लड क्लॉट होना, क्या होना, ब्लड क्लॉट होना। तो पहला फंक्शन क्या है, रोल इन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। ये आगे पढ़ेंगे अपन, नेक्स्ट चैप्टर जो अपना आएगा क्लॉटिंग वाला चैप्टर, उसमें पढ़ेंगे पूरा मैकेनिज्म इसका। दूसरा जो फंक्शन है वो क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है। किसमें, डिफेंस मैकेनिज्म में काम करेगा। तो मैंने बताया था ग्लोब्यूलिन, तो ग्लोब्यूलिन जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है। अल्फा ग्लोब्यूलिन होता है, बीटा ग्लोब्यूलिन होता है, ये सब क्या करता है कि डिफेंस मैकेनिज्म में
एक्ट करता है। गामा ग्लोब्यूलिन जो होता है वो डिफेंस मैकेनिज्म में बहुत ज़्यादा काम करता है। एज ए एंटीबॉडी, जो अपनी इम्यूनिटी होती है उसमें एंटीबॉडी, एज ए एंटीबॉडी ग्लोब्यूलिन काम करता है, ठीक है। इसलिए जो तीनों प्रोटीन होता है ना प्लाज्मा प्रोटीन, उसको हम इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स भी बोलते हैं, क्योंकि डिफेंस मैकेनिज्म में ये काम कर रहा है, डिफेंस मैकेनिज्म में ये काम कर रहा है, ठीक है। 2 फंक्शंस हमने देख लिए। अब देखते हैं तीसरा फंक्शन। तीसरा फंक्शन क्या है? तीसरा फंक्शन है रोल इन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। रोल इन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। तो प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है ना, वो एसेंशियल होता है बहुत सारे वेरियस सब्सटेंस जो ब्लड में होते हैं। बहुत सारे ब्लड में जो एसेंशियल सब्सटेंस होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन उसका क्या काम करता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। जैसे एल्ब्यूमिन क्या करता है? एल्ब्यूमिन क्या करेगा? एल्ब्यूमिन जो होता है ना, एल्ब्यूमिन हो गया, और अल्फा मैंने बताया अभी, अल्फा ग्लोब्यूलिन, ठीक है, बीटा ग्लोब्यूलिन, ये सब क्या करता है? ये सब करता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स और एंजाइम्स। एल्ब्यूमिन क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में जो भी एंजाइम्स एंड हार्मोन्स है उसको एल्ब्यूमिन, अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन क्या करेगा? वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा। किसका काम करेगा? ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा। उसके बाद हम देखते हैं चौथा फंक्शन। चौथा फंक्शन मैंने आपको बताया है, वो है ऑनकोटिक प्रेशर को जनरेट करना अपने ब्लड में। ऑनकोटिक प्रेशर ये करता है एल्ब्यूमिन मेनली कौन करता है? एल्ब्यूमिन करता है। तो जो कैपिलरी लेवल होता है अपने ब्लड में, कैपिलरीज होती हैं ब्लड में, क्या होती हैं? बहुत सारे कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं ब्लड में बहुत सारी। तो वो क्या करता है? ब्लड और कैपिलरीज के बीच में जो एक्सचेंज होता है बहुत सारे सब्सटेंसेस, उसको उसमें क्या होता है? ऑनकोटिक प्रेशर की जरूरत पड़ती है, तो वो कौन करता है? एल्ब्यूमिन करवाता है, एल्ब्यूमिन, ठीक है। और मैंने बताया था कि ऑनकोटिक प्रेशर कितना जनरेट करता है एल्ब्यूमिन? 25 mm Hg ऑनकोटिक प्रेशर को जनरेट करता है, 25 mm ऑफ Hg, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है क्या? एसिड बेस बैलेंस। रोल इन क्या? एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस मतलब वही हो गया बफर वाला एक्शन, ठीक है। मतलब पीएच वाला जो होता है, पीएच वाला वो काम करेगा, ठीक है। उसके बाद ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि रोल इन विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। रोल इन क्या? विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। रोल इन विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। तो मैंने आपको बताया था कि ब्लड जो होता है वो वाटर से 5 टाइम्स मोर विस्कस होता है, 5 टाइम्स मोर विस्कस होता है वाटर से। तो आपको मैंने ये भी बताया था कि किस वजह से होती है, तो उस पर मैंने लिखा था, आप देखें प्रीवियस वीडियो में जाके, कि प्लाज्मा प्रोटीन्स, प्लाज्मा और आरबीसी की वजह से जो होता है ब्लड ज्यादा विस्कस होता है, ठीक है, वाटर से 5 टाइम्स ज्यादा विस्कस होता है। तो विस्कोसिटी ऑफ ब्लड इसका एक फंक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद सातवां एक और फंक्शन है कि ईएसआर। ईएसआर मतलब होता है इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट का दूसरा नाम मैंने बताया था कि आरबीसी का ही दूसरा नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ईएसआर क्या होता है? इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ये होता क्या है ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अगले चैप्टर में एक पूरा चैप्टर है ये ईएसआर पे, वो नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा। लेकिन इतना आप समझ लें अभी तक कि जो ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजन है, ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजन है, वो क्या करता है? रोलेक्स फॉर्मेशन। रोलेक्स फॉर्मेशन होता है कि जैसे ये कॉइन है ना, कॉइन की तरह पाइल अप हो जाना, उसको बोलते हैं। ये एक ब्लड की प्रॉपर्टीज होती है, वो आगे मैं बताऊंगा। आरबीसी की प्रॉपर्टीज होती है ये, क्या होती है कि रोलेक्स फॉर्मेशन। रोलेक्स स्पेलिंग इसकी होती है ROULEX, रोलेक्स फॉर्मेशन। रोलेक्स फॉर्मेशन होता है कि पाइल अप हो जाना, कॉइन की तरह पाइल अप हो जाना, ऊपर आ जाना, ये होता है रोलेक्स फॉर्मेशन। तो इसमें हेल्प करता है अपना क्या? इसमें हेल्प करता है अपना प्लाज्मा प्रोटीन, इसमें हेल्प करता है, ठीक है। एक और फंक्शन है जो मैं बताऊंगा आपको, वो है रोल इन सस्पेंशन स्टेबिलिटी। क्या? सस्पेंशन स्टेबिलिटी ऑफ आरबीसी। ऑफ क्या? आरबीसी। सस्पेंशन स्टेबिलिटी क्या होता है? सस्पेंशन स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि टोटल ब्लड में हर जगह प्लाज्मा का जो नॉर्मल वैल्यू है वो हर जगह सेम रहे,
उसको बोलते हैं सस्पेंशन स्टेबिलिटी, मतलब हर जगह फैला रहे ये प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड में, वो होता है सस्पेंशन स्टेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद एक और फंक्शन, उसका फंक्शन क्या है, रिजर्व प्रोटीन, रोल एज रिजर्व प्रोटीन। तो जैसे कभी अपन फास्टिंग में है या फूड नहीं लिया प्रॉपर, उस टाइम पे क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है ना बॉडी या टिश्यू के द्वारा वो यूज होता है, रीयूज होता है। प्लाज्मा प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन है, ठीक है, ग्लोब्यूलिन है, फिब्रिनोजन है। अगर स्टारवेशन की कंडीशन आती है, बहुत दिन से खाना नहीं खाया, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे ये प्रोटीन्स रीयूज हो जाती हैं बॉडी के द्वारा, क्या हो जाती है, रीयूज हो जाती हैं। तो ये है प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में। अब मैं एक चीज और आपको एडिशनल बता देता हूं, हालांकि एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्लाज्मा फेरेसिस क्या होता है। व्हाट इज प्लाज्मा फेरेसिस? प्लाज्मा फेरेसिस क्या होता है? तो एनिमल्स में अगर हम अगर हम ये डिमॉन्स्ट्रेट करें कि क्या इंपॉर्टेंस है प्लाज्मा प्रोटीन की, प्लाज्मा प्रोटीन्स की इंपॉर्टेंस क्या है एनिमल में, उसकी स्टडी अगर हम कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा फेरेसिस बोलते हैं। तो क्या होता है, इसका डिफिनेशन क्या लिख देंगे प्लाज्मा फेरेसिस का, कि इट इज एन एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर done in animals to demonstrate the importance of plasma protein। ठीक है, क्या होता है प्लाज्मा फेरेसिस? इट इज एन एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, एक एक्सपेरिमेंट है, एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है जो किसमें होता है, डन इन किसमें, एनिमल्स में। टू डिमॉन्स्ट्रेट मतलब क्या, उसके इंपोर्टेंस को डिमॉन्स्ट्रेट करने की, उसकी कितनी अहमियत है प्लाज्मा प्रोटीन की एनिमल्स में, अगर वो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर हम परफॉर्म करें तो उसको क्या बोल देते हैं हम, प्लाज्मा फेरेसिस बोल देते हैं। तो ये है प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में। ये लेक्चर जरूर देखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, शेयर भी कर दें अगर आपको समझ में आया है तो। थैंक यू।